देवांशी अपनी पेंट उतार कर वहीं फेंक देती है और खुद को अच्छे से क्लीन करने लगती है। वो अपनी शर्ट भी निकाल कर फेंक देती है। वो खुद को अच्छे से क्लीन करने के बाद उस कप को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। शौर्य सफेद रंग के लगे पर्दों के दूसरे साइड खड़ा हुआ था। वो टॉयलेट एरिया और शॉवर एरिया दोनों व्हाइट कलर के पर्दों से डिवाइडेड थे। शौर्य वहीं दूसरी तरफ से खड़ा अपना एक हाथ अंदर करके बोलता है, ये लो तुम्हारे कपड़े। उसने एक भी नजर उस साइड नहीं देखा था। वो सामने की तरफ देख रहा था और अपना हाथ पीछे करके ही वो देवांशी को उसके कपड़े देता है। देवांशी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़कर शौर्य के हाथ से कपड़े ले लेती है। शौर्य 5 मिनट तक वेट करता है, फिर आवाज लगाते हुए बोलता है, तुम्हारा हो गया। देवांशी धीरे से बोलती है, नहीं नहीं, बस 2 मिनट और। देवांशी जल्दी से अपना लूज सा प्लाजो पहन लेती है और ऊपर धीरे से ब्लैक कलर की शर्ट पहन लेती है। करीब 5 मिनट बाद भी जब देवांशी बाहर नहीं आती तो शौर्य अंदर देखता है। देवांशी धीरे धीरे कदम ले रही थी, लेकिन उससे चलते ही नहीं बन रहा था। वो वही दीवार के सहारे टिकी हुई थी। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। शौर्य जल्दी से आगे जाकर देवांशी को अपनी बाहों में उठा लेता है। उससे कुछ भी नहीं बोलता। उसे देवांशी की हालात अच्छे से पता थी। हर महीने देवांशी को पीरियड्स में ऐसे ही दिक्कत होती थी। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और शौर्य अपना डेविल साइड छोड़कर अपने केयरिंग साइड पर आ जाता था। वो देवांशी की 7 दिन बहुत ज्यादा केयर करता था। वो देवांशी को लेकर बेड के पास आता है। शौर्य ने अब तक वहां की बेडशीट भी चेंज कर दी थी। वो देवांशी को अच्छे से बेड पर बैठा देता है। वो वही ड्रॉवर से एक दवाई निकाल कर देवांशी की तरफ बढ़ा देता है। देवांशी उस दवाई को देखते हुए धीरे से बोलती है, ये कौन सी दवाई है? शौर्य उसकी तरफ पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए बोलता है, पेन किलर है, खा लो, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। देवांशी उस मेडिसिन को छोड़ के उसे जमीन पर फेंक देती है। वो शौर्य को घूरते हुए बोलती है, हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमें पेन किलर नहीं चाहिए। हम नहीं लेंगे, लेकिन आपको हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? देवांशी के ऐसे करने पर शौर्य को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और एक गहरी सांस लेकर बोलता है, तुम्हें दर्द हो रहा है, ये खाओगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। देवांशी उसे देखते हुए बोलती हैं, आप अच्छे से बताएं, हमें किस चीज से आराम मिलता है? फिर हमें ये क्यों पेन कलर खिला रहे हैं? क्या आप हमें मारना चाहते हैं? आपको पता है ना, ज्यादा पेन किलर खाने से इंसान मर भी सकता है। तो आप हमें क्यों दे रहे हैं पेन किलर? हमें आप हमारा हॉट चॉकलेट मिल्कशेक दे दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे और एक हॉट वाटर, हमें आराम मिल जाएगा। शौर्य देवांशी को वहीं पर लेटा देता है और अपने फोन में कुछ टाइप करके खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। देवांशी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। तभी उसे अचानक अपने पेट पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस होने लगती हैं। वो शौर्य को देखती हैं, जो कि अपने फोन में कुछ कर रहा था, लेकिन उसके हाथ देवांशी के पेट को सहला रहे थे। वो उसके पेट को धीरे धीरे सहला रहा था। देवांशी को उससे बहुत आराम मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उनके रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है। शौर्य जाकर दरवाजा खोलता है। सामने एक मेड खड़ी थी, जिसके हाथ में हॉट चॉकलेट मिल्क शेक और हॉट वाटर बैग था। शौर्य उस मेड के हाथों से वो ले लेता है और गेट बंद करके अंदर आ जाता है। वो उस मिल्क शेक और हॉट बैग को वही टेबल के ऊपर रख देता है और देवांशी को अच्छे से बैठा देता है। देवांशी की अभी भी आंखें नहीं खुल रही थी। उसे दर्द हो रहा था। धीरे धीरे करके वो अपनी आंखें खोलती है। शौर्य उसके सामने उसका वो मिल्क शेक पकड़ा देता है। देवांशी उसे पीने लगती है, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी उसके पेट पर था। शौर्य हॉट बैग लेकर देवांशी के पेट पर रख देता है और अपने हाथों से ही उसके हॉट बैग को बार बार एडजस्ट कर रहा था। देवांशी बैठी हुई थी, तो वो हॉट बैग उसके पेट से बार बार खिसक रहा था। शौर्य उस हॉट बैग को पकड़े अपने फोन में कुछ कर रहा था। देवांशी धीरे धीरे चॉकलेट मिल्कशेक पर लेती है। मिल्कशेक पीने के बाद वो ग्लास शौर्य की तरह बढ़ा देती है और वो उस ग्लास को लेकर वही टेबल के ऊपर रख देता है। फिर देवांशी को अच्छे से फिर से बेड पर लिटा देता है। देवांशी अच्छे से बेड पर लेट जाती है। शौर्य उसके टॉप के अंदर उस हॉट बैग को रखकर अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। अब जाकर शौर्य की नजर देवांशी के होठों पर पड़ती है। उनके आसपास थोड़ा सा वो मिल्क शेक लगा हुआ था। शौर्य को देवांशी के होठ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो धीरे धीरे करके उसके होठों की तरफ झुक रहा था।
उसके होठ पूरी तरीके से सूख रहे थे और उसके होठों की प्यास सिर्फ एक ही चीज मिटा सकती थी, देवांशी के वो रसीले होंठ। शौर्य बिना एक पल गवाए देवांशी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके होठों पर वो किस नहीं कर रहा था, वो बस उसके होठों पर होंठ रखकर उसके होठों के आसपास लगे मिल्कशेक को ही शक कर रहा था। 2 मिनट बाद ही शौर्य देवांशी के होठों को छोड़ देता है और सीधा बैठकर दोबारा अपने फोन में कुछ करने लगता है। देवांशी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोलकर शौर्य को देख सके। वो वैसे ही करवट बदल कर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेघा जब तारा के रूम का दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तारा नीचे फर्श पर बैठकर रोती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे सांस लेने पर तकलीफ हो रही थी। उसे सांस नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस रुकने वाली हो। उसे अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। मेघा जल्दी से भागकर तारा के पास जाती है। तारा का पूरा चेहरा पूरे पसीने से लथपथ था। वो दिल के पास हाथ रखकर गहरी सांस ले रही थी। वो मेघा को देखते हुए बोलती है, मेघा, अभी हम मरना नहीं चाहते। हमें अपने बच्चे को जन्म देना है। उसके बाद दुर्गा माँ हमें अपने पास बुला ले तो हमें चलेगा। लेकिन मेघा, अभी हम मरना नहीं चाहते हैं। अभी हमें जीना है। टमी में पल रहे बच्चे के लिए जीना है। मेघा उसे ऐसे देखकर बोलती है, तारा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेघा की आंखों में भी हल्के हल्के आंसू थे। वो तारा को अच्छे से बैठाकर उसे वो जूस का गिलास दे देती है और उसे अच्छे से पिलाने लगती है। तारा पूरा जूस का गिलास पी लेती है, क्योंकि दवाई तो उस जूस के गिलास में मिक्स थी। थोड़ी देर बाद तारा की कंडीशन थोड़ी ठीक होती है। वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। मेघा उसे देखते हुए बोलती है, अब तुम ठीक हो ना? तारा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। शाम का वक्त, सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए थे और नीचे मेघा के आने का इंतजार कर रहे थे। करीब 5 मिनट बाद मेघा सीढ़ियों से उतारते हुए नीचे आ रही थी। अचानक ही मलंग की नजर मेघा पर पड़ती है और वो मेघा को देखता ही रह जाता है। मेघा ने ब्लैक कलर की एक को पार्टी कॉन ड्रेस पहनी हुई थी, जिस पर एक लंबा सा कट लगा हुआ था। वो ड्रेस स्मृति थी और उस ड्रेस में एक पतली सी कंधे पर अटकी हुई पट्टी लगी थी और दूसरी साइड वो स्लीवलेस थी। ना ही उसमें कोई पट्टी थी और ना ही कुछ और। मेघा ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने कानों में ईयररिंग पहने हुए थे और गले में पतला सा डायमंड का नेकलेस, हाथों में डायमंड रिंग और एक हाथ में रिस्ट वॉच। वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और पैरों पर टक टक करने वाली लॉन्ग ब्लैक हील्स पहनी हुई थी। वो उस लुक में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। मलंग उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसे देखते हुए वो अलग ही दुनिया में खो गया था। उसके मुंह से अचानक ही निकल जाता है, सो हॉट। लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं पाता, क्योंकि वो कोने में खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में कुछ धुंधली धुंधली यादें घूमने लगती है। वो अचानक ही खुद से बोलता है, ये तो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये वही लड़की है जिसे मैं 1 महीने से पागलों की तरह ढूंढता हूँ। वो जैसे वही है। 2 दिनों से ये मेरी आंखों के सामने थी और मैं पहचान नहीं पाया। मतलब क्या तुम्हारा दिमाग कहीं घास चरने गया था क्या, तुम पहचान नहीं पाए? वो खुद से ही बोले जा रहा था। अभी भी लगातार उसकी नजर मेघा पर ही टिकी हुई थी। मेघा उन लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती है। शौर्य मेघा को देखते हुए बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेघा बस मुस्कुरा देती है। वही आर्यन जो अंदर आ रहा था, मेघा को उस ड्रेस में देखकर जल्दी से उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, नॉट टू हॉट बेबी, इस ड्रेस में तो तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो। अगर तुम मेरी बहन ना होती ना, पक्का तुम्हें प्रपोज मार देता, पर अफसोस तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हें मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। वॉट, इस ड्रेस में तुम सच में बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो। मेघा उसके कंधों पर अपने हाथों से मारते हुए बोलती है, बेशर्म इंसान, छोड़ मुझे, मेरे पूरे बाल खराब कर दिए। आर्यन उसे नीचे अच्छे से खड़ा कर देता है। मेघा अपने बालों को ठीक करने लगती है। आर्यन उसे देखते हुए बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो और आज तुम्हारे करियर की पहली सीढ़ी है। ऑल द बेस्ट, तुम देखना, छक्के चौके छुड़ा दोगी तुम सबके, सब तो देखते ही रह जाएंगे। मेघा एक बार फिर हल्का सा बस मुस्कुरा देती है। वेदांश बार बार अपने हाथों में पहनी घड़ी में टाइम देख रहा था। वो खुद से ही बोलता है, हर बार लड़कियों लेट क्यों करती है? जब देखो ये लड़कियां लेट करती रहती हैं। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। क्या पता
ऐसा कौन सा मेकअप करती है जो इतना लेट हो जाता है। बोलते बोलते उसकी नजर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली जाती है जहां से अर्चना आ रही थी। वेदांश अर्चना को देखता ही रह जाता है। अर्चना ने रॉयल कलर की ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहनी हुई थी जो अप एंड डाउन थी। उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था। उसने बालों की कुछ लटें आगे रखी हुई थी और कुछ लटें पीछे। कानों पर उसने लंबे लटकने वाले डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थे और गले में वेदांश का दिया हुआ वही मंगलसूत्र पहना हुआ था। उसने अपने बालों के बीच में छोटा सा सिंदूर लगाया हुआ था जिसे उसने अपने बालों से छुपा रखा था। उसने ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल हील्स पहनी हुई थी। वो चलते हुए उन लोगों के पास आती है और उन्हें देखते हुए बोलती है, अब चले। लेकिन वेदांश तो अपने होश में ही नहीं था। वो एक तक अर्चना को ही देखे जा रहा था। अर्चना उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलती है, हेलो पतिदेव, कहाँ खो गए? चलिए अब, या फिर आपका यही रुकने का इरादा है? अगर आपके रुकने का इरादा है तो आप रुक सकते हैं। वेदांश अर्चना की कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद से बिल्कुल करीब सटकर उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाकर बोलता है, इरादा तो नहीं है बीवी, पर अब तुम्हें देखकर इरादा बन रहा है। तुम्हारे ये तेवर, तुम्हारा ये तीखा अंदाज हमें रुकने का इरादा बनाने पर मजबूर कर रहा है। अर्चना उसकी बात सुनकर वापस जवाब ही नहीं दे पाती। आखिर वो बोलती क्या? जानबूझकर के ही तो उसने इतनी हॉट ड्रेस पहनी थी। वो इसमें कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अर्चना वेदांश को देखते हुए बोलती है, भाई और देवांशी कहाँ है? वो नहीं दिख रहे। वेदांश उसे देखते हुए बोलता है, वो दोनों तो पहले ही चले गए। क्या पहले चले गए? अर्चना शॉक होते हुए बोलती है। वेदांश कुछ भी नहीं बोलता और अर्चना की तरफ का गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। वही मलंग और मेघा दूसरी कार में आकर बैठ जाते हैं। आर्यन भी उनके साथ बैठा हुआ था। मलंग अपनी कार स्टार्ट करता है और वेन्यू हॉल के लिए निकल जाता है। वो बार बार मेघा को देख रहा था, लेकिन मेघा को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उन सब चीजों से बेखबर कोलकाता की सड़कों को ही देख रही थी और वहां की जल्दी तेज हवाओं को ही देखे जा रही थी। आज चांद आधा निकला हुआ था, लेकिन उसकी चांदनी पूरी फैली हुई थी। मेघा बस उस आधे चांद को ही देख रही थी। मलंग एक नजर उसको देखकर खुद से ही बोलता है, बहुत रह लिया तुमने अकेले, अब तुम हमें मिल गई हो, तुम हमारे पास हो। कोई भी अब हमें अलग नहीं कर सकता, तुम सिर्फ हमारी हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी। मलंग की वहीं एसआर मेंशन में देव और तारा उन लोगों के साथ नहीं गए थे। देव ने सख्ती से तारा को वहां से जाने के लिए मना किया था। वो भी तारा की देखभाल के लिए नहीं गया था, क्योंकि तारा की हालत सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो सुबह से उसे बहुत ज्यादा वीक लग रही थी। ऊपर से वॉमिटिंग भी हो गई थी और तारा ने जिद पकड़ कर रखी थी कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी चेकअप कराने। इसी चक्कर में तारा को जाने से मना कर दिया था। तारा मुस्कुराते हुए उन्हें वहां से जाता हुआ देख रही थी। वो पीछे मुड़कर देखती है जहां पर देव खड़ा हुआ था। वह देव को इग्नोर करके भागते हुए सीढ़ियों से जाने लगती है। अचानक ही तारा का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। देव उसे चिल्लाते हुए बोलता है, संभाल के, हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। वो जल्दी से भाग कर आता है और तारा को संभाल लेता है। तारा जो थोड़ी ही देर में नीचे गिरने वाली थी कि ऐसे पकड़ने से वो संभल जाती है। देव उसे अच्छे से खड़ा कर देता है। तारा के कानों में सिर्फ दो ही शब्द गूंज रहे थे, हमारा बच्चा। देव तारा को नीचे गिरने से बचा लेता है। वो तारा को अच्छे से खड़ा करता है। तारा गिरने के डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे डर लग रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके बच्चे का क्या होता। कहीं उसका बच्चा, वो 6 महीने से उस बच्चों को अपनी कोख में पाल रही हैं। उसे डर लग रहा था अपने बच्चे को लेकर। उसके हाथ उसके पेट पर ही रखे हुए थे। देव उसे ठीक से खड़ा करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, जान तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? लेकिन तारा को तो ये सब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कानों में तो देव के कहे वो दो शब्द ही गूंज रहे थे, हमारा बच्चा। तारा देव के हाथों को अपने चेहरे से अलग कर कुछ सोचते हुए बोलती है, आपने ये क्यों बोला कि हमारा बच्चा? देव तारा को समझाते हुए बोलता है, देखो, अब हमारी शादी हो गई है। अब इस बच्चे पर हमारी भी तो इतनी ही जिम्मेदारी है, इसीलिए हमने हमारा बच्चा बोला। तारा अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं, झूठ झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी तक हमारा बच्चा हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, पर ऐसे अचानक झूठ बोलते हैं आप। सच सच बताएं, आप ही हैं ना इस बच्चे के असली बाप? सच सच बताएं, हमें जानना है, बताएं।
वो चीखते हुए बोलती है। वो देव की कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोलती है, बताएं, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। प्लीज बताएं हमें, क्यों बोला आपने, आप हमसे सब छुपा रहे हैं ना? आप ही हैं ना वो, जिन्होंने हमारे सपने तोड़ दिए, आप हैं ना वो? तारा लगातार रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज बताएं ना, बताएं। वो एक बार फिर जोर से चीखती है। देव एक गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ। उस एक ही शब्द में ही वो अपनी बात बोल लेता है। तारा बस उसे देखते ही रह जाती है। देव आगे बोलता है, हमारी पूरी बात तो सुनिए जान, हमने ऐसा क्यों किया? तारा अपनी गर्दन ना में हिलाकर बोलती है, नहीं, हमें अभी कोई भी बात नहीं सुननी है। आपने हमारे साथ गलत किया। आपको जब पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं, आप तब भी बता सकते थे। लेकिन नहीं, आपने नहीं बताया। आप अपने सिर्फ गिल्ट में हमसे शादी करना चाहते थे, न कि आप हमसे प्यार करते थे। हाँ, आपको गिल्ट था कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं। हम भी कितने बेवकूफ थे, जो समझ बैठे कि शायद आप हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। पर ये बच्चा तो आपको भी उतना ही है, जितना हमारा है। आपने हमारी जिंदगी, हमारे सपने, सब कुछ तोड़कर रख दिया। दीदी सही बोल रही थी कि हमारे बच्चे के बाप का आपसे शादी करके ही हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे का बाप कौन है, और आखिरकार आज हमें पता चल गया। ठीक है, आप बहुत गंदे हैं, झूठे हैं प्रोफेसर, आप भी अपने भाई की तरह। हम सोचते थे कि आप अपने भाई की तरह नहीं है, अपने भाई से बिल्कुल अलग है। लेकिन नहीं, हम और दीदी दोनों गलत थे। आप बिल्कुल अपने भाई की तरह है, बिल्कुल ऊपर गए हैं। आपको सिर्फ गलत करना आता है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी आती है। आप झूठे हैं, आप डेविल है प्रोफेसर, आप बहुत बुरे हैं, बहुत 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 बुरे हैं प्रोफेसर। बोलते हुए वो मेंशन से बाहर भागने लगती है। देव उसे रोकने के लिए बाहर भागता है, लेकिन तारा रुकती नहीं है। वो फुल रफ्तार से जा रही थी। वही एक ड्राइवर, जो अंदर कार की चाबी देने आ रहा था, उस ड्राइवर के हाथ में कार की चाबी थी। तारा उसके हाथ से उस चाबी को छीन लेती है और जल्दी से कार में बैठकर फुल स्पीड में बढ़ा देती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, जो लगातार बहते ही जा रहे थे। उसके दिल में एक तेज दर्द उठ रहा था। उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं देव के लिए थोड़ी सी फीलिंग जागने लगी थी। लेकिन आज के बाद उसकी वो फीलिंग्स, जो शायद उसके दिल में ही कहीं दबकर रह जाएंगी, वह कहीं ना कहीं देव को पसंद करने लगी थी। लेकिन उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। भरोसा करने लगी थी वो देव पर। वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों प्रोफेसर, क्यों? जब हमने आप पर भरोसा करना स्टार्ट किया, तो आपने हमारा भरोसा क्यों तोड़ दिया? प्रोफेसर, हमारे दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन आपने हमारी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। आप ही थे इस बच्चे के बाप, और आपने हमें बताया भी नहीं। हमें इतना तड़पाया, हमें लगा था कि आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ आपका गिल्ट था, जो आप हमसे शादी करना चाहते थे। तारा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कार की स्पीड और तेज कर देती है। उसकी कार फुल स्पीड में चल रही थी। वही देव भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह भी अपनी कार में बैठकर अपनी कार फुल स्पीड में चला देता और मेंशन के बाहर चला जाता है। दोनों की ही कार आगे पीछे चल रही थी। तारा साइड मिरर से देखती है, जहां से देव की कार साफ नजर आ रही थी। तारा अपनी आंखों में आए आंसुओं को एक हाथ से पोंछते हुए बोलती है, कभी नहीं प्रोफेसर, अब हम आपके हाथ कभी भी नहीं लगेंगे। आपने हमारे साथ गलत किया। हम अपने बच्चे को आपके साथ, आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। उसको आपसे, ठाकुर परिवार से, उसे सबसे दूर रखेंगे। ठाकुर परिवार बुरा है, बहुत बुरा। हम सोचते थे कि बुरे इंसान के आसपास कोई ना कोई अच्छी चीज होती है। हर बुरे इंसान के घर में जरूरी नहीं हर कोई बुरा इंसान ही पैदा हो। उनके घर में अच्छे इंसान भी पैदा हो सकते हैं, और वो अच्छा इंसान हम आपको समझते थे प्रोफेसर, लेकिन हम गलत निकले। आप अच्छे इंसान नहीं थे, आप उससे भी बुरे इंसान थे। आपने हमारे साथ जबरदस्ती की, उसके बाद हमें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, और आपने ये भी नहीं बताया कि उसे बच्चे के बाप आप हैं, क्योंकि हम इतने टाइम से उस बच्चे के बाप से मिलना चाहते थे। आपके सामने भी तो हम बोलते थे प्रोफेसर, लेकिन आपने हमें बताना जरूरी ही नहीं समझा। शायद आपके पोल खुल जाती सबके सामने, दीदी के सामने, दीदी को पता चल जाता कि आप कैसे हैं। आपने क्या किया है हमारे साथ। कुछ भी हो जाए, हम आपके आपके खानदान वालों की परछाई भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे।
बोलकर कार की स्पीड फुल कर देती है और उसकी दुकान कोलकाता की सड़कों पर बहुत ही तेज रफ्तार पर दौड़ने लगती है। वो साइड में जैसे ही एक बार फिर देखती है, उसे पीछे कोई भी कार नजर नहीं आ रही थी। तारा एक गहरी सांस लेती है और कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर देती है। वो पीछे देख रही होती है। तभी अचानक उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो आगे डैशबोर्ड से फिरते पड़ने बचती है। उसे एक तेज झटका लगता है। तारा कस के अपने पेट को पकड़ लेती है। उसके मुंह से धीरे से आवाज निकलती है, हमारा बच्चा। तारा कार खोलकर बाहर चली जाती है। कार से थोड़ा धुआं निकल रहा था। वही उसे अब प्यास भी लगने लगी थी। वो वहां बने एक रेस्टोरेंट पर धीरे धीरे कदमों से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो गुस्से में क्या कर रही थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो गुस्से में कार लेकर तो घर से बाहर निकल गई थी। अभी उसे कुछ हो जाता है, उसके बच्चे को कुछ हो जाता, तो उसके लिए उसका बच्चा ही सब कुछ था। वो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वो आसपास कुछ नहीं देखी और सीधा उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। वो उस रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बैठ जाती है। तभी एक वेटर उसके पास आती है। तारा उस वेटर को देखते हुए बोलती है, 1 ग्लास वाटर एंड 1 ग्लास जूस। वेटर वहां से चली जाती है। वही बाहर गाड़ी से निकलता धुआं तेज हो गया था। आसपास सिर्फ धुआं ही धुआं था। वहीं अब वहां पर पुलिस भी आ गई थी और उस गाड़ी को देखने लगी थी। लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था। गाड़ी के सारे शीशे बंद थे और वो गाड़ी खुल भी नहीं रही थी। तभी वहां पर देव की कार आकर रुकती है। देव जल्दी से भागता हुआ अपनी कार से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जो उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। वो भागता हुआ आगे आता है और कार के गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार का गेट खुलता ही नहीं है। वो कार के शीशे पर जोर जोर से पंच मारने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज जान, हमें माफ कर दो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, पर इस गलती की हमें माफी दे दीजिए। प्लीज जाना, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज जल्दी से कार का दरवाजा खोल दीजिए, हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। आपको कुछ हो गया या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे आप दोनों के बिना। आप ही दोनों हमारी जिंदगी में हो। प्लीज जान, बाहर आ जाए। देव की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वो लगातार अपने हाथों का पंच बनाकर उसे कार के शीशे पर मार रहा था। उसके हाथों से अब खून भी बह रहा था, लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस किसी भी कीमत पर तारा और अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहता था। उसे अपने दर्द का कोई भी अंदाजा नहीं था। वो तो लगातार शीशे पर मारे जा रहा था। उसके हाथों से खून बहकर जमीन पर गिर रहा था, लेकिन देव अभी भी लगातार उस शीशे पर मारते हुए बोलता है, प्लीज जान, प्लीज दरवाजा खोलो, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप ठीक है कि नहीं है। प्लीज जान, दरवाजा खोल दीजिए ताकि हम आपको देख सके। हमें आपकी, हमारे बच्चे की, आप दोनों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। प्लीज जान, दरवाजा खोल दीजिए। बोलते हुए वो अभी भी लगातार उस शीशे पर मार रहा था। तभी देव की नजर उस गाड़ी से दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जो उन लोगों को देखते हुए उनकी तरफ आ रही थी। देव अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर उस लड़की को देखता है और जल्दी से भागकर उसके गले लग जाता है और रोते हुए बोलता है, जान, आप ठीक हो? हम कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। आप ठीक हो ना? आप ऐसे क्यों आए? आपको पता भी है हम कितना ज्यादा डर गए थे। हमारी हालत क्या हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था हमने जैसे आपको, अपने बच्चों को, दोनों को ही खो दिया। आप बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपको ऐसा लगा कि हमने गिल्ट में आपसे शादी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपसे प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार, बहुत ज्यादा, इतना प्यार कि कोई आपको इस दुनिया में कर ही नहीं सकता। जैसे गुलाब अपने कांटों से प्यार करता है, अपनी जमीन से करता है, हवा आसमान से करती है, ठीक, हम भी उसी तरह आपसे प्यार करते हैं। हवा आसमान को नहीं छोड़ सकती, गुलाब अपने कांटों को नहीं छोड़ सकता। बिन कांटों के गुलाब एक मुरझाया फूल लगता है। बिल्कुल वैसे ही बिना आपके हम कुछ भी नहीं। आप हमारा सब कुछ है। आप हमारी जिंदगी, हमारी हवा, हमारी जिंदगी में जो फूल है, उनके कांटे आप हैं। गुलाब के फूल के कांटे, क्योंकि बिना कांटों के गुलाब का फूल अच्छा ही नहीं लगता। पानी हमेशा जमीन पर रहता है, जमीन से कहीं भी दूर नहीं जाता। बिल्कुल वैसे ही हवा, चांद, आसमान, सबकी तरह हम आपसे प्यार करते हैं। बेपनाह प्यार, आपके बिना हम नहीं रह सकते। आपके बिना हमारी जिंदगी नहीं है।
आपके बिना हम अपनी जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकते। आप हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमारी जिंदगी में आ गया है। अब उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। प्लीज, आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाना। सच्चा प्यार करते हैं हम आपसे। देव रोते हुए अभी भी तारा के गले लग रहा था। तारा को उसे ऐसा देखकर बुरा लग रहा था। वो भी कस के उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखों में भी आंसू थे, जिसे वो अभी तक सबसे छुपा रही थी। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर तक वो अपने आंसुओं को नहीं छुपा पाती। दोनों ही एक दूसरे के गले लग रो रहे थे। कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा था, तो कोई अपने दिल में उमड़ रहे जज्बातों को समेट रहा था। तारा जल्दी से अपनी आंखों में से आंसुओं को साफ कर लेती है और देव से दूर हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। देव उसे ऐसे देखकर कुछ भी नहीं बोलता और उसकी फिक्र करते हुए उसे सब कहीं चेक करने लगता है कि कहीं तारा को कहीं चोट तो नहीं लगी। उसकी कमर में अपने हाथ लपेटकर घुटनों के बल वही नीचे जमीन पर बैठ जाता है और तारा के पेट पर अपने कानों को रखकर बोलता है, आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी? बस मम्मा थोड़ा सा परेशान हो गई थी, इसलिए आपका ध्यान नहीं दिया। पर आप चिंता मत करिए, अब मम्मा ठीक है। आप भी ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? ऐसी कभी भी हरकतें नहीं करेंगे मम्मा। आपकी मम्मा की तरफ से सॉरी बोलते हैं। आप मम्मा से नाराज मत होइएगा और उन्हें किक भी मत मारना। आप आराम से रहना, आपको चोट नहीं लगी और जब आप अपनी माँ की टमी से बाहर आ जाएंगे, फिर हम लोग खूब मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे और आपको पता है, हमने तो आपको घुमाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह भी सोच रखी है। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे। एक बार आप टमी से बाहर आ जाए, फिर उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे अपने साथ। तारा के पेट से लगे खुद से ही बातें किए जा रहा था। अब छोटा सा बच्चा, जो भी टमी में है और बाहर भी नहीं निकला, वो कैसे समझेगा कि उसके डैडी क्या बात कर रहे हैं। देव तो बस उस प्यारे से बच्चे से, जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था, जो अभी बाहर भी नहीं निकला था, उससे मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था और उसे समझा रहा था कि वो अपने माँ से नाराज ना हो। आरटीएम मॉल, आज इस मॉल का उद्घाटन था। ये मॉल वही मॉल था जिसमें अर्चना के 50% शेयर्स थे। उसने मॉल के बनने के लिए 50% शेयर्स लिए थे। वही रेदांश के 30% शेयर थे। ये मॉल रंधावा, ठाकुर और मित्तल के नाम से मिलकर बना था। इस मॉल का नाम अर्चना ने ही डिसाइड किया था, क्योंकि अर्चना के सबसे ज्यादा शेयर्स थे, तो उसे अपना नाम सबसे पहले चाहिए था। उसने अपना नाम नहीं यूज किया था। उसने सिर्फ अपने सरनेम का पहला अल्फाबेट ही यूज किया था और बाकी ठाकुर और मित्तल का भी सिर्फ पहला पहला अल्फाबेट यूज किया था। उस मॉल में बहुत सारे लोग थे और वहां पर बहुत ज्यादा सजावट की गई थी, क्योंकि आज इस मॉल का इनॉग्रेशन था। लेकिन इस मॉल का इनॉग्रेशन बिल्कुल अलग ही तरीके से होने वाला था। वही अर्चना और रेदांश की गाड़ी आकर रुकती है। अर्चना बिना रेदांश को कुछ बोले सीधा गाड़ी से बाहर निकल आती है, क्योंकि अभी उसका मूड अच्छा था। रेदांश से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। पता नहीं रेदांश इसके साथ कब बदल जाए। अभी वो अच्छे मूड में था। अगर कहीं वो बुरे मूड पर आ जाए, उस पर चिल्लाने लगे, उसके मूड का कुछ नहीं कह सकते थे। वही अर्चना की नजर देवांशी और शौर्य पर पड़ती है। वो बिना रेदांश को देखे ही वहां पर चली जाती है और उनसे बातें करने लगती है। रेदांश, जो कार से बाहर निकल चुका था, वो अर्चना को ऐसे इग्नोर करता हुआ देख बोलता है, बहुत शौक है ना हम इग्नोर करने का? बेबी, अभी हम बताते हैं आपको कि इग्नोर कैसे करते हैं। सी यू इन माई बेड बेबी। बोलकर वो भी अपने कदम अर्चना की तरफ बढ़ा देता है। वही मलंग की भी गाड़ी आकर वहां रुकती है। मलंग भी कार से निकलने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है। मेघा उसे मास्क लगाते हुए देख रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और सीधा कार से बाहर निकल जाती है। वो मलंग से कुछ बात ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मलंग ने सुबह उसका सारा मूड बर्बाद कर दिया था। वही आर्यन भी आराम से गाड़ी से बाहर निकलता है और मेघा के हाथ को पकड़कर वहां से जाने लगता है। मलंग की नजर में मेघा के हाथ पर पड़ती है, जिसे आर्यन ने कस के पकड़ा हुआ था। उसके हाथों की मुठियां कस जाती हैं। वो खुद को शांत करते हुए बोलता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, वो एक गलती थी, लेकिन अब वो गलती नहीं, तुम मेरा जुनून बन गई हो। तब जो हुआ, वो सिर्फ गलती थी, लेकिन अब तुम मेरे लिए जुनून और सुकून बन गई हो। तुम्हें तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे वो कैसे भी हो। बोलकर वो एक नजर मेघा और आर्यन के हाथ पर डालता है और सीधा वहां से चला जाता है। वो रेदांश के पास जा ही रहा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वो अपने फोन की स्क्रीन पर आए नंबर को देखता है।
वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल था। वो बिना उन्हें देखे सीधा एक कोने में चला जाता है, जहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वो फोन उठाकर बोलता है, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस, उस लड़की को कोई भी पता नहीं चल रहा है। मलंग गहरी सांस लेकर बोलता है, मत ढूंढो उसे, मुझे मिल गई है। इतना बोलकर वो कॉल कट करने वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ से फिर आवाज आती है, बॉस, एक बहुत बड़ी न्यूज़ पता चली है। मलंग सिर्फ एक ही शब्द में अपनी बात पूरी करता है, बोलो। वो आदमी कुछ बोलता है, जिसे सुनकर मलंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरे चेंज हो जाते हैं और वो बोलता है, नजर रखो उन पर अच्छे से और मुझे एक एक बात की अपडेट दो। आई नो कि इसमें उनका कहीं ना कहीं जरूर हाथ है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन दो मुझे जल्दी। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है। वो कहीं खो गया था। वो वैसे ही खोए हुए अंदाज में बोलता है, मुझे पता था आप इसमें कहीं ना कहीं जरूर आते हो, बट ना अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। बस आपके खिलाफ मुझे सबूत मिल जाए, फिर गेम एंड। वो अपने फोन को अपने पॉकेट में रखता है, फिर रेदांश और बाकी सब की तरफ बढ़ जाता है। मलंग उनके पास पहुंचता है और फिर वो सब लोग सीधा मॉल के अंदर चले जाते हैं। मॉल में एक तरफ स्टेज बना हुआ था, देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां पर शो होने वाला है। बहुत सारी मॉडल खड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप पोता हुआ था। सब उस स्टेज से थोड़ी ही दूर खड़े थे, क्योंकि मेघा और अर्चना उस स्टेज के दूसरे साइड थी, इसीलिए उन्हें वो सारी मॉडल दिखाई दे रही थी। मेघा सब कुछ देखकर थोड़ा नर्वस हो रही थी। अर्चना मेघा के हाथ को पकड़कर उसके हाथ को सहलाते हुए बोलती है, ये तुम्हारे करियर की पहली सीढ़ी है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। आई नो, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल है, बट तुम्हें पता है ना, हमने तुम्हें चूज किया है बिकॉज यू आर परफेक्ट फॉर आवर बिजनेस। तुम हमारे इस माल को प्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत और टैलेंट है और तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट को तुम्हें पता है, हमने तुम्हें इस प्रोजेक्ट में मॉडल क्यों बनाया। बहुत सारे मॉडल की फोटोज आई थी हमारे पास, बट हमने सबको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज हमें कोई भी मॉडल पसंद नहीं आई। उनमें वो काबिलियत नहीं थी जो तुम्हारे अंदर है। हम चाहते तो तुमसे डायरेक्ट बात कर सकते थे इस चीज के लिए, बट हमने तारा को डिस्कस किया, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेटर से समझ सकती थी और आप समझी भी। आपको बस अपना वही कॉन्फिडेंस रखना है और इस कॉन्फिडेंस से रैंप वॉक करना है। हम अपने प्रोजेक्ट के जरिए आपको लॉन्च कर रहे हैं और ये आपके करियर की पहली सीढ़ी है। मेघा कॉन्फिडेंट वे में अपना सर हाँ में हिला देती है और बोलती है, दीदी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपने इतनी अच्छी अच्छी मॉडल को छोड़कर हमें ये मौका दिया, तो हम आपका ये मौका कभी नहीं ठुकराएंगे और आपको निराशा भी नहीं करेंगे। देखिएगा, यहाँ से हम अपने करियर की शुरुआत करेंगे। अर्चना मुस्कुरा देती है, तभी उनके कानों में होस्ट की आवाज बढ़ती है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो चीज आ चुकी है। आज हमारे इस माल को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मॉडल आए हैं, बट उन मॉडल में से एक ऐसी मॉडल है जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा। वो बहुत ही गॉर्जियस और यहाँ की ओनर नहीं, बट मिसेज ठाकुर का मानना है कि वो पुरानी मॉडलों से बहुत ज्यादा टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट है। उनके अंदर जो टैलेंट और कॉन्फिडेंस है, वो टैलेंट और कॉन्फिडेंस पुराने मॉडल के अंदर नहीं है। सो हम भी देखते हैं कि जिस मॉडल को वो आज लॉन्च करने वाली है, उसके अंदर कितना टैलेंट और कॉन्फिडेंस है। हम अपना शो स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। आज हमारे बीच इंडिया के फेमस रॉकस्टार मिस्टर मलंग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मलंग यहाँ है, तो फिर उनके सोंगर्स भी चलेंगे। सोंगर्स से पहले एक बात और, वो अलग से सोंगर्स नहीं करेंगे। ये रैम्बो में आज म्यूजिक की जगह मिलकर म्यूजिक चलेगा और मलंग के म्यूजिक के जितने दीवाने हैं और तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। मलंग स्टेज पर आ जाता है। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस टॉक्सिन सूट पहना हुआ था और आज उसके हाथ में गिटार नहीं था। वो अपने हाथ में माइक लिए गाना स्टार्ट करता है, कल थी यही क्यून, अब नहीं तुम और मैं, साथ दोनों क्या मिल गई, तुमको खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं, जो बीत गया 2 पल में, तू बनके याद रहे फरियाद रहेगा, दिल में क्यों अब एक लफ्ज नहीं, दिल कहने की हालत में। वही एक मॉडल चलकर आती है, जिसने ग्रे कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, जो स्लीवलेस था। उसने अपने बालों का साइड बन बनाया हुआ था और कुछ लटे उसके बालों की उसके चेहरे को चूम रही थी। वो आगे बढ़ते हुए आती है और स्टेज पर रैंप वॉक करते हुए चलने लगती है। वो लास्ट कोने में जाकर इधर उधर घूमते हुए पहले अदाओं के साथ मुड़ जाती है।
मलंग अभी भी गाना गा रहा था। सोचा कहूंगा एक दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। वो मॉडल मुड़ के वहां से चली जाती है। वही दूसरी मॉडल आगे आ जाती है और वो भी अब खुद को दिखाने लगती है। उसने उसी माल के एक ब्रांडेड शोरूम के कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की गोल गोल घूमते हुए पीछे चली जाती है। पहले वाली मॉडल वहीं पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। मलंग अभी भी गा रहा था, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी। एक मॉडल और आती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारी मॉडल आती जाती हैं। सब खुद को दिखा रही थी। उन सब ने इस माल के किसी न किसी शोरूम के ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। अब उन सब को देखकर मेघा का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद करती है। उसके कानों में अर्चना की समझाई सारी बातें सुनाई देने लगती है। वो एक गहरी सांस लेकर छोड़ती है। वो खुद से बोलता है, बी कॉन्फिडेंट मेघा, ये तुम कर सकती हो, तुम्हें करना ही होगा। दीदी को तुम निराशा नहीं कर सकती। वो अपने एक नए प्रोजेक्ट में लॉन्च कर रही है, तुम्हें निराश तो किसी को भी नहीं करना है। दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं। मुश्किल है आगे जिंदगी, मन था बड़ा तू होता मेरा, तू ना मिला गम है, तेरा क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तलक ना समझे। बुरे हैं क्या इतने। सारी मॉडल की रैंप वॉक हो चुकी थी। सिर्फ एक ही मॉडल रह चुकी थी। वो होस्ट मलंग को इशारा करके रुकने के लिए बोलता है। मलंग रुक जाता है। होस्ट अपने हाथ में माइक लेकर आगे आकर बोलता है, सो फाइनली आप लोगों को जिस चीज का इंतजार था, जिस न्यू मॉडल का इंतजार था, जो इस प्रोजेक्ट में लॉन्च होने वाली है, उस मॉडल का इंतजार, उस मॉडल का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। हमें भी देखना है कि मिसेज ठाकुर ने किसे चूज किया है और हमने उनके मुंह से इस न्यू मॉडल की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है। सो हम भी देखना चाहेंगे। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और मलंग गाना गाना दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तुम आ ना सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार, हम ही पागल थे सोचा तुम्हें जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। गाने की कुछ लिरिक्स मलंग ने गाई थी। तभी मेघा वहां साइड से आती है। मलंग उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसने वही ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो अर्चना ने उसे दी थी। वो बस एकटक उसे देखते हुए गाना गा रहा था। मेघा बिना किसी को देखे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक कर रही थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसका स्टाइल, उसके चलने का तरीका उसे एक प्रोफेशनल मॉडल दिखा रहा था। तारा मॉडलिंग करती थी। वो बहुत टाइम से मॉडलिंग नहीं कर रही थी, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं आई थी। वो हमेशा खुद को एक मॉडल की तरह ही देखती थी। वो अपनी मॉडलिंग की वीडियो बनाकर तारा को दिखाया करती थी। मेघा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आगे की तरफ आती है। अर्चना, जो कि वही साइड में सबसे आगे बैठी हुई थी, मेघा मुड़कर उसे देखती है। अर्चना उसे एक स्माइल पास कर देती है। मेघा ऐसे ही अपने ऑफिशियल एक्सप्रेशंस रखे रहती है। वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। मेघा मुड़कर आगे की तरफ चली जाती है। वही मलंग अभी भी गाना गा रहा था, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंग, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा। हम दिल को क्या बताऊंगा। मेघा जाकर पीछे जितने भी मॉडल खड़े थे उन सब के साथ खड़ी हो जाती है और इसी के साथ मलंग गाना खत्म करता है। होस्ट आगे आकर बोलता है, ओहो, हमने जितना सुना था इस मॉडल के बारे में, ये मॉडल उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छी है। मतलब मिसेज ठाकुर ने इनकी जितनी तारीफ करी थी वो सब ठीक है, ये उनसे भी ज्यादा बेटर है। इनका चलने का स्टाइल, टैलेंट और कॉन्फिडेंस लाजवाब है। श्रीमती ठाकुर ने एक बहुत ही अच्छी मॉडल को अपने प्रोजेक्ट में लॉन्च किया है। सो ये मिस मेघा के करियर की शुरुआत है। अर्चना उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वही देवांशी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सबको पता था कि मेघा का एक ही सपना था, मॉडल बनने का, और फिर वो उस हादसे के बाद पूरी तरीके से टूट गई थी। कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, पर आज उसे उम्मीद नजर आई थी जीने की। आर्यन, जो कि वही अर्चना के पीछे बैठा हुआ था, अर्चना से बोलता है, थैंक यू दी, आपकी वजह से मेरी बहन के चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई, वही कॉन्फिडेंस उसके पास वापस आ गया जो उसके पास पहले था। थैंक यू सो मच, सिर्फ आपकी वजह से मेरी बहन पहले जैसी हो गई। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है,
ये उसका टैलेंट था और बस माँ दुर्गा ने हमें उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें सिर्फ एक जरिया बनाया है। आप आराम से खुश रहिए और देखिए मेघा कितनी ज्यादा खुश है। अब इसके आगे से वो अपने करियर की शुरुआत कर सकती है। ये उसके करियर की शुरुआत है और भी नए प्रोजेक्ट पर मेघा काम करेगी। आर्यन मुस्कुराकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ जाता है। सारी मॉडल मेघा से जल रही थी। मेघा ने उन सब की लाइमलाइट जो छीन ली थी। मेघा आराम से खड़ी हुई थी, लेकिन सारी मॉडल उसे देखते हुए जले जा रही थी। अर्चना ने उन सारी मॉडल को ही रिजेक्ट किया था। वो सिर्फ इधर ये शो, ये नाम, वो करवाने के लिए उन सारे मॉडल को लेकर आए थे, वरना वो मॉडल को यहाँ लेते ही नहीं। अर्चना का मानना था कि उन मॉडल को कोई तमीज ही नहीं है। रेदांश अर्चना के चेहरे के करीब जाता है और उसके कान के पास बिल्कुल धीरे से बोलता है, टुनाइट यू शो योर रैंप वॉक इन रूम।